तो बच्चों आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 2022 के। हमारा लेक्चर थोड़ा श्रिंक हो गया है क्योंकि वो तमाम इसमें से जो डाटा अब हमारे लिए इररेलेवेंट हो गया उसको रिमूव कर दिए। प्रीवियसली इसकी स्लाइड्स 200 प्लस थी, 230 के अराउंड थी, लेकिन अब ये श्रिंक होके ऑलमोस्ट 160 स्लाइड्स रह गई। बच्चों 2022 में एक कोविड की एक नई फॉर्म सामने आई थी, दैट वाज फ्लोरोना। फ्लोरोना बेसिकली कोविड 19 और इन्फ्लुएंजा, इन दोनों को मिलाने से एक नई डिजीज बन गई थी और ये इसराइल में डायग्नोज हुई थी। ये ज्यादा फैली नहीं है, कहा ये समझा ये जा रहा था कि शायद ये उससे ज्यादा डेडली होगी, लेकिन ये ज्यादा फैली नहीं है। बस हमने इसको याद इतना रखना है कि फ्लोरोना कहाँ पर सबसे पहले डिटेक्ट हुई थी। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्टेड इन इजराइल। यूथनेजिया, यूथनेजिया जो है ना बच्चों, ये एक टर्म है जब कोई शख्स किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो कि जिसका इलाज पॉसिबल ना हो, और वो जो बीमारी है वो बहुत पेनफुल हो, तो उस शख्स को ये इजाजत होती है कि वो अपने लिए डेथ को चूज कर सकता है। तो ऑस्ट्रिया ने 2022 में 18 से ज्यादा एज रखने वाले लोगों को यूथनेजिया जो है अलाउ कर दिया, मतलब उसको लीगलाइज कर दिया। और ऑस्ट्रिया वो पहला कंट्री नहीं है। ऑस्ट्रिया से पहले बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने ऑलरेडी अलाउ किया हुआ था। तो बस हमने याद ये रखना है कि 2022 में एक तो हमें ये याद रखना है कि यूथनेसिया होता क्या है, और दूसरा हमने ये याद रखना है कि 2022 में किस कंट्री ने इसको लीगलाइज किया। मतलब सर ये यूथनेजिया जो है ये खुदकुशी की एक टर्म है। एग्जैक्टली, ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। ठीक। ये उनकी अच्छा, स्टेट की तरफ से अलाउ है करना। हाँ ये स्टेट की तरफ से लाओ है। अदरवाइज सुसाइड एक क्राइम है पाकिस्तान में भी। अगर कोई शख्स सुसाइड करता है, अगर वो कर जाता है देन तो उसको फिर सोशली बुरा माना जाता है, रिलीजियसली उसको बुरा माना जाता है। लेकिन अगर एक शख्स ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है लेकिन वो बच गया, तो फिर उसको पनिश किया जाता है अंडर सेक्शन 325। ठीक है। अच्छा जो अमेरिकन स्टेट है बाल्टीमोर, वहां पर डॉक्टर्स ने इंसान को एक पिग का हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट किया है। उस इंसान का नाम है डेविड बेनेट, और जिस डॉक्टर ने ये काम किया उसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुहैयुद्दीन। अब पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक एनिमल का हार्ट जो है उसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है एक इंसान के अंदर, और वो इंसान जो है उसके बाद सरवाइव कर जाता है। डेविड बेनेट जो है, ये 7 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक उस पिग के हार्ट के जरिए ये सरवाइव कर गया। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस मानी जा रही है मेडिकल की फील्ड में। दिस लेडी इज जियोमारा कास्ट्रो, और ये हॉन्डुरास। सर ये ट्रांसप्लांट के लिए तो उसको क्रॉस मैच करवाना जरूरी होता है, मतलब ये क्रॉस मैच किया होगा तो तभी हो सका डेफिनेटली, होगा। डेफिनेटली अगर उस तरह के इश्यूज होते फिर तो उसकी वैसी डेथ हो जाती। ये 3 दिन सरवाइव किया फिर डेथ हुई। नहीं, ही सर्वाइव्ड फॉर 61 डेज, फ्रॉम January 7 एंड अप टू March 8, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। ठीक है। जो हमारा कास्ट्रो, ये प्रेसिडेंट है हॉन्डुरास की, और ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है वहां की 2022 में। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक करंट अफेयर्स तो है ना। सर्गियो मैत्रेला, ये इटली के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं 2022 में। इटली के भी प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है इटली का प्राइम मिनिस्टर। और इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, शी इज जॉर्जिया मेलोनी, और ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इटली की। बच्चों
2021 का जो तालिबान का बजट था 2021-22 का, 2021 में आपको पता है उन्होंने हुकूमत संभाली थी, और पहला बजट जो है वो 21 के एंड में दिया था, 21 और 22 का बजट दिया था उन्होंने। एग्जाम में ये इस तरह से आया था कि पूछा गया था कि कितना डेफिसिट था इस बजट का। तो बेसिकली ये $500 मिलियन का डेफिसिट बजट था जो तालिबान ने दिया था। उसके बाद से तालिबान का जो बजट है वो पब्लिक नहीं हो रहा, तो ऐसा वो एग्जाम भी नहीं आ रहा। ये पहला बजट था जो उन्होंने दिया था, और ये फिर हमारे यूपीएससी के एग्जाम में भी आया था। 2022 में जो अवार्ड्स दिए गए क्रिकेट के, बेसिकली ये 2021 की परफॉर्मेंस पर दिए गए थे। तो बेस्ट ओडीआई क्रिकेटर फॉर 2021 जो है वो बाबर आजम। बेस्ट T20 क्रिकेटर जो है वो मोहम्मद रिजवान था। जबकि एक टेस्ट प्लेयर आई थिंक जो रूट को दिया गया था। और ओवरऑल जो पूरे साल का बेस्ट प्लेयर होता है उसको एक ट्रॉफी दी जाती है, दैट इज कार्ड सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ये सर गारफील्ड सोबर्स कौन है? ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेट के लेजेंड थे, तो उनके नाम पर ये ट्रॉफी है। ये शाहीन शाह अफरीदी को दी गई थी। 2022 के विंटर ओलंपिक्स, बस हमने याद रखना है कि इसको होस्ट किसने किया था। 2022 के विंटर ओलंपिक्स जो है इनको होस्ट किया था बीजिंग, जो कि चाइना का कैपिटल है। और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद करीम ने रिप्रेजेंट किया था। पाकिस्तान ने आज तक विंटर ओलंपिक्स में कोई मेडल विन नहीं किया। ह्यूमंस जो है ये अपनी हिस्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रांस के अंदर एक ह्यूमन का स्केलेटन डिस्कवर हुआ, जो कि तकरीबन 54,000 ईयर्स ओल्ड है। जब हम यूरोप के अंदर ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं तो सबसे पहले हमें जहाँ पे आसार मिलते हैं वो फ्रांस है। तो फ्रांस के अंदर 54,000 ईयर्स ओल्ड ह्यूमन एक स्केलेटन डिस्कवर हुआ है। अलबत्ता ये दुनिया का ओल्डेस्ट नहीं है। दुनिया का जो ओल्डेस्ट है वो मराकश से डिस्कवर हुआ था। यही बिलीव किया जा रहा है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है ये अफ्रीका से स्टार्ट होती है। मतलब अगर हम साइंटिफिकली इसको देखते हैं तो साइंस ये ट्रेस करती है कि ह्यूमंस जो है वो अफ्रीका से फिर उन्होंने आगे मूव किया था। तो जो सबसे ओल्ड अब तक ह्यूमन कोई बोन या स्केलेटन डिस्कवर हुआ वो 3,60,000 साल पुराना, और वो कहाँ से हुआ था? वो मराकश से हुआ था। और ये जो फ्रांस से अब डिस्कवर हुआ है ये ओल्डेस्ट माना जा रहा है यूरोप का। इससे पहले भी फ्रांस से ही डिस्कवर हुआ था, जो कि ऑलमोस्ट 44,000 ईयर्स पुराना था। अच्छा, फ्रैंक वाल्टर स्टैनमियर ये जर्मनी के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। लेकिन जर्मनी के जो प्रेसिडेंट है ना वो हमारे लिए ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते। एग्जाम में पूछा जाता है जर्मनी के चांसलर के बारे में। तो जर्मनी के जो चांसलर हैं उनका नाम है ओलाफ शोल्स, और ये 2022 में बने थे। इससे पहले बड़ी फेमस फीमेल थी एंजेला मर्केल, जो कि अपनी 4 टर्म्स इंजॉय की थी उन्होंने एज अ चांसलर। तो 16 साल तक वो जर्मनी की चांसलर रही, 4 टर्म्स उन्होंने एंजॉय की थी। और जो मौजूदा चांसलर हैं इज ओलाफ शोल्स। जर्मनी का अगर हम कैपिटल की बात करें तो जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। लता मंगेशकर ये इंडिया के लिए सेम वैसे थी जैसे पाकिस्तान के लिए नूरजहां थी। पाकिस्तान में हम नूरजहां को कहा करते थे कि ये मलका तरन्नुम है, यानी कि द क्वीन ऑफ मेलोडी है। जबकि इंडिया में लता मंगेशकर को कहा जाता है द क्वीन ऑफ मेलोडी। तो आपने थोड़ा सा ये डिफरेंस अपने माइंड में रखना है। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये लता मंगेशकर को कहते हैं, एंड द नाइटिंगेल ऑफ पाकिस्तान जो है वो नूरजहां थी। और हम नूरजहां को कहते हैं कि शी वाज द वॉइस ऑफ द मिलेनियम। जबकि इंडियंस जो हैं वो लता मंगेशकर को कहते हैं कि शी वाज द वॉइस ऑफ द मिलेनियम। तो एनीवेज, शी डाइड ऑन 6 Feb 2022।
एंड एलिजबेथ, क्वीन एलिजबेथ, इनकी डेथ कब हुई? 8 सितंबर 2022। और ये कब मोनार्क बनी थी? ये मोनार्क बनी थी 1952 में। एक्चुअल में बच्चों, मैं जरा 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। जी जी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं 2 मिनट के लिए मेरा ब्रेक ले रहा हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे थे मलिका एलिजाबेथ को, कि वो कब मलका बनी थी। ये मलका बनी थी इन 1952। 70 साल तक इन्होंने बादशाहत को एंजॉय किया। अच्छा बच्चों, इनके अंकल थे किंग एडवर्ड 8। ये जो एडवर्ड 8 है ना, ये वो मोनार्क हैं जिन्होंने मोनार्की को तर्क कर दिया था फॉर हिज लव। तो ये भी एग्जाम में आ जाते हैं कि वो कौन से ब्रिटिश मोनार्क थे जिन्होंने अ, हुकूमत को छोड़ दिया था। बेसिकली एडवर्ड 8 जो है ना, इन्होंने एक कैथोलिक फीमेल के साथ शादी की थी। अब ना जो ब्रिटिश मोनार्क होता है वो क्रिश्चियंस का एक सेक्ट है, दैट इज द प्रोटेस्टेंट्स। तो जो ब्रिटिश मोनार्क होता है वो प्रोटेस्टेंट्स का हेड ऑफ रिलीजन भी होता है, उनका रिलीजियस हेड भी होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो खुद कन्वर्ट कर जाए या किसी ऐसे शख्स के साथ वो शादी कर ले कि जो कैथोलिक हो। तो इसलिए ये वहाँ के, आप समझ लें कि वहाँ की एक ट्रेडिशन है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो कि ब्रिटिश मोनार्क हो या मोनार्क के लिए कैंडिडेट हो या कि क्राउन प्रिंस हो, तो वो किसी कैथोलिक के साथ शादी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर वो उसको बादशाहत नहीं मिलेगी। तो किंग एडवर्ड 8 जो है, इसने बादशाहत छोड़ दी थी। अच्छा बच्चों, एक एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा भी कहते हैं इसको, CEPA, सीपा। बस आपने याद ये रखना है, ये फर्स्ट में 2022 को हुआ था और इसकी दो पार्टीज हैं, एक है UAE और इंडिया। ये इनके दरमियान ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक एग्रीमेंट है। UAE जो है वो इंडिया के अंदर बहुत मेगा लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा है, सेम जैसे कि चाइना ने पाकिस्तान में किया था। इसको चेक कर लीजिएगा। जहां तक मेरा ख्याल है, UAE जो है ये इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला शायद सबसे बड़ा कंट्री भी होता है। मोदी, ये इस टाइम इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं। कब से ये हुकूमत में है? ये 2014 से हुकूमत में है। मुसलसल 2 बार ये प्राइम मिनिस्टर बन चुका है और इस बार भी पॉसिबल है कि शायद ये विन कर जाए। अरब के अंदर 2022 में ना एक मूवमेंट चली थी इसराइल को एक्सेप्ट करने की। बच्चों, अरब कंट्रीज में से, अरब कंट्रीज टोटल 22 हैं, जिसमें ये कुछ कंट्रीज अफ्रीका के भी हैं, कुछ ये सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन वगैरह। तो टोटल 22 कंट्रीज हैं जो कि अरब लीग के मेंबर्स हैं। इन 22 कंट्रीज में से सबसे पहला कंट्री जिसने इसराइल को कबूल किया था, और ये पहला इस्लामिक कंट्री भी था, वो इजिप्ट है। उसके बाद जॉर्डन ने कबूल किया था। फिर 2020 में ना एक एग्रीमेंट होता है जिसको कहा जाता है अब्राहम्स अकॉर्ड। अब्राहम हजरत इब्राहिम से है, अकॉर्ड एक एग्रीमेंट को कहते हैं, मुआहदे को कहते हैं। हजरत इब्राहिम से ही आगे दो लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं। एक उनके साहबजादे हजरत इस्माइल जो कि अरब में आके आबाद होते हैं, और दूसरे उनके साहबजादे हजरत इसहाक जो कि फलस्तीन में जाके आबाद होते हैं। फिर हजरत इसहाक की जनरेशन से आगे चल के यहूदियत शुरू होती है। फिर उसी सिलसिले में आगे चलकर क्रिश्चियनिटी का रिलीजन आता है। और ऑन द अदर हैंड हजरत इस्माइल की जो जनरेशन है, उनमें आगे होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, यहाँ इस्लाम जो है इनके जरिए स्टार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो तीनों मजाहिब है ना, इनको मोनोथिस्टिक रिलीजन्स कहा जाता है।
इनके ये आपस में कहाँ जाके इकट्ठे होते हैं, हजरत इब्राहिम पे जाके इकट्ठे होते हैं। इसलिए इन तीनों रिलीजन्स को अब्राहमिक रिलीजन्स भी कहा जाता है। तो इनके दरमियान जो सुलह का एक मुआहदा है, दैट वाज कॉल्ड अब्राहम्स अकॉर्ड, और ये 2020 में हुआ था। जिसके बाद यूएई और बहरीन ने इसराइल को कबूल कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। तो बहरीन वो थर्ड कंट्री है, थर्ड थर्ड अरब कंट्री है, और यूएई जो है ये फोर्थ अरब कंट्री है जिसने एक्सेप्ट किया था इसराइल को। और पहले बहरीन ने किया था, उसके बाद फिर यूएई ने किया था। सऊदी अरेबिया के अंदर अल हरमैन एक्सप्रेस जो है, ये आप समझ लें कि वहाँ का रेलवे नेटवर्क है। वहाँ पर फीमेल ड्राइवर्स को उन्होंने रिक्रूट किया था। अब तो खैर ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं रहा। और 2022 में ही रावी को द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर जो है डिक्लेयर किया गया था। अभी ये भी पॉइंट रेलिवेंट नहीं रहा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इनकी डेथ हुई थी 10 अक्टूबर 2021 को। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बम कहलाते हैं। और इन्होंने ही रावलपिंडी के पास कोहोटा के मकाम पर रिसर्च लेबोरेटरीज बनाई थी। वहीं पे फिर पाकिस्तान का जो एटम बम है वो बनाया गया था। तो उसका जो नेम था इनिशियली, दैट वाज KRL, एंड के स्टूड फॉर कोहोटा। लेकिन बाद में यही डॉक्टर कदीर को वो करने के लिए, इसको मतलब उनको उनकी सर्विसेज को ऑनर करने के लिए इनको KRL, खान रिसर्च लेबोरेटरीज, इसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया था। नाम KRL ही रहा, लेकिन पहले कहोटा था, कहोटा को फिर चेंज कर दिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इनके नाम में जो खान है उसके साथ। तो पूछा जाता है कि KRL कब बनाई थी। KRL जो है ये 1976 में बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी डिसाइड किया था कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बम बनाएगा, और ये टास्क अब्दुल कदीर खान को दिया गया था। ये उस वक्त कहाँ पे थे? ये उस वक्त नेदरलैंड में थे। ये नेदरलैंड में थे और वहां पर रिसर्च करते थे। न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका पीसफुल यूज भी होता है। जो इसका पीसफुल यूज है वो है बिजली बनाने के लिए। तो मेडिसिन में भी यूज होता है। तो ये इस तरह के सेटअप के साथ वहां पे अटैच थे। फिर वहां से ये पाकिस्तान आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके KRL बनाया था। और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था पाकिस्तान का, इसके बनाने वाले जो थे, मतलब जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, दैट वाज भुट्टो। और ये इनिशिएटिव लेने का जो डिसीजन था वो कहाँ लिया गया था? वो मुल्तान में लिया गया था। ये शाह महमूद कुरैशी के वालिद जो हैं उन्होंने उसको होस्ट किया था। अच्छा बच्चों, 15 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। और ये पाकिस्तान की कोशिशों से शुरू हुई है। 2022 में इसको फर्स्ट टाइम जो है सेलिब्रेट किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ UN। और ये मूवमेंट किसने पेश की थी? ये पाकिस्तान ने पेश की थी। ना सिर्फ पेश की थी बल्कि इसके लिए लॉबिंग भी की थी। अब हर साल 15 मार्च जो है, इसको इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के तौर पर मनाया जाता है। इस्लामोफोबिया से क्या मुराद है? इस्लामोफोबिया, फोबिया कहते हैं डर को। इस्लामोफोबिया इस्लाम का डर। अब ये इस्लाम का डर, ये इस्लामोफोबिया इंटरव्यूज में डिस्कस होता है कि भाई क्या है इस्लामोफोबिया। देखिए 1990 में जब कोल्ड वार खत्म हो रही थी, तो तब दो रिसर्च पेपर्स लिखे गए। एक था एंड ऑफ हिस्ट्री, और दूसरा था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है ना, ये दिया था सैमुअल P. हंटिंगटन ने। इसने ये कहा था कि फ्यूचर में ना सिविलाइजेशन आपस में लड़े। काइंडली ये जिसका माइक ऑन है ना, अपना माइक ऑफ करते हैं भाई, डिस्टर्बेंस होती है। तो फ्लो जो होता है ना क्लास का, वो डिस्टर्ब हो जाता है।
भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली अपनी माइक ऑफ कर दिया करें। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा कि इन फ्यूचर सिविलाइजेशन आपस में लड़ेंगी। उसमें उसने कहा था कि जो मुस्लिम सिविलाइजेशन है ये, और जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी अगेंस्ट द वेस्ट। तो वेस्ट जो है वो बाकी सारी सिविलाइजेशंस को अपने साथ मिला के इन दोनों को काउंटर कर सकते हैं। तो वहीं से एक फियर जो है ना इस्लाम का, वो क्रिएट हो गया था वेस्ट के, और वेस्ट के माइंड में। और अब हम देखते हैं कि उसी की मैनिफेस्टेशन चल रही है कि इस्लाम को एक ऐसा विलन के रूप में प्रेजेंट किया गया है कि जिसकी वजह से वेस्ट का जो एक आम शख्स है वो भी इस्लाम से शायद खौफ खाता है। और वहाँ की हुकूमतें जो है वो भी ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है जो कि एंटी इस्लाम होती है। तो दैट इज कॉल्ड इस्लामोफोबिया। और इसका ओरिजिन भी मैंने आपको समझाया कि कैसे हुआ था। अच्छा बच्चों, गीतांजलि ब्राउन जैक्सन ये पहली ब्लैक वुमन है जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। और आप लोग शायद हैरान होंगे सुन के कि पाकिस्तान में तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरिंग एज है वो 65 ईयर्स होती है। लेकिन अमेरिका में जज की कोई रिटायरिंग एज नहीं। जज चाहे 90 साल का हो गया वो तो, और वो तब भी अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर सकता है अगर उसको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। सर अगर उसको हेल्थ इश्यूज हो तो उसकी इम्पीचमेंट होती है या वो खुद रिजाइन करता हाँ, जज को हटाने का जो तरीकाकार है वो इम्पीचमेंट है अमेरिका में। पाकिस्तान में उसको हटाना जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का काम है। उसमें रेफरेंस दायर होता है। अभी तो आजकल ये मामला काफी चल रहा है रेफरेंसेस का। है? अच्छा सर मैं बच्चों ये एक, अर्ज कर रहा था कि उनकी उनकी इम्पीचमेंट होती है, मतलब अगर उनको कोई जी हेल्थ जी बेटा, इशू है उनकी या अमेरिकन जो प्रेसिडेंट, सॉरी, अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, अगर उनको हटाना है तो उनके लिए इम्पीचमेंट है। मतलब वो खुद रिजाइन करें या इम्पीचमेंट हो, मतलब उसका कोई और ऐसा एग्जैक्टली प्रोसेस? ये तीसरा ये कि उनकी डेथ हो गई। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो आपके सामने ये पॉइंट है ना प्लूटो वाला, ये एग्जाम में आया हुआ है। ये पूछा गया था कि कौन से प्लैनेट के ऊपर आइस डिस्कवर हुई है। बेसिकली प्लूटो के ऊपर ये, प्लूटो जो है ये प्लैनेट तो नहीं रहा, लेकिन उस एमसीक्यू में इसको प्लैनेट ही लिखा गया था। प्लूटो को 2006 में प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया था। 2006 तक, फ्रॉम 1930 में इसको डिस्कवर किया गया था। एंड अप टू 2006 इसको प्लैनेट कंसिडर किया जाता रहा, लेकिन 2006 में फिर इसको प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया। और नंबर ऑफ प्लैनेट्स जो है वो 9 से डिक्रीज करके 8 हो गए थे। करंटली देयर आर 8 प्लैनेट्स। तो इसके ऊपर ना आइस के वोल्केनोज पाए गए। अब जमीन के ऊपर भी वोल्केनोज तो होते हैं, लेकिन उन वोल्केनोज के अंदर से लावा निकलता है। लावा भी पूछा जाता है, अगर वो इरप्ट हो जाए, वोल्केनो से बाहर निकल आए, तो हम उसको कहते हैं लावा। और अगर वो बाहर ना निकल सके, अंदर ही जम जाए, तो उसको कहा जाता है मैग्मा। तो जमीन के ऊपर तो जो वोल्केनोज हैं उनके अंदर मैग्मा होता है जो बाहर निकल के लावा बन जाता है। लेकिन प्लूटो पर ऐसे वोल्केनोज पाए गए हैं कि जिनके अंदर लावा नहीं होता, बल्कि आइस होती है। तो ये एक समझने के सरप्राइजिंग सा एक फैक्ट है। और ये एग्जाम में भी मैंने आपको बताया कि आया हुआ है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2022 में ये लीडिंग गोल स्कोरर बन गए दुनिया के। तो अभी भी सबसे ज्यादा ओवरऑल फुटबॉल के जो गोल्स हैं वो भी रोनाल्डो के हैं। और इंटरनेशनल फुटबॉल में जो सबसे ज्यादा गोल्स हैं वो भी रोनाल्डो। सबसे महंगे प्लेयर भी वही है। अच्छा, 2022 में विंटर पैरा ओलंपिक्स हुए थे। ये चाइना ने होस्ट किए थे।
बस आपने इसका होस्ट याद रखना है, पाकिस्तान ने तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। अच्छा, विंटर ओलंपिक्स हमने शुरू में डिस्कस किया था 2022 का चाइना में हुआ था, 2026 का कहाँ पे होगा? हमेशा प्रीवियस एंड द नेक्स्ट जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2026 का इटली होस्ट करेगा विंटर ओलंपिक्स, जबकि 2024 में समर ओलंपिक्स होंगे, या सिंपली उनको ओलंपिक्स भी कहते हैं। भाई, थोड़ी देर पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अपने माइक ऑफ कर दिया करें। ये कोई हवावे के नाम से जिनका आईडी शो हो रहा है ना, इनका माइक ऑन होता है। तो 2024 के जो ओलंपिक्स हैं वो पेरिस में होने हैं, यानी कि इसी साल होने हैं। अच्छा, पाकिस्तान के पीस कीपिंग मिशन जो है, ये उन कंट्रीज में भेजे जाते हैं कि जहां पर उनकी लोकल फोर्सेस लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहती हैं। तो पाकिस्तान पीस कीपिंग मिशंस में कंट्रीब्यूट करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। तो पाकिस्तान का एक पीस मिशन जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, जिसको डीआरसी लिखा जाता है इन शॉर्ट, वहां पे था। तो वहां पर इनके कॉन्वॉय के ऊपर हमला हुआ और 6 पाकिस्तानी सोल्जर जो हैं वो शहीद हुए। ये अटैक किया किसने था? एक मूवमेंट है जिसको मार्च 23 मूवमेंट कहते हैं, और इन शॉर्ट उसको M23 लिखा जाता है। अब बस आपने याद ये रखना है कि ये M23 मूवमेंट जो है ये किस कंट्री में चल रही है। ये डीआरसी में चल रही है। ये जो सोल्जर शहीद हुए हैं, ये भी एग्जाम में नहीं आएंगे। जस्ट एग्जाम में जो है M23 एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर ऑपरेट कर रही है। ये ऑपरेट कर रही है डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में। इसको कॉन्गोलीज रेवोल्यूशनरी आर्मी भी कहते हैं। फिर इन सर ये पाकिस्तानी सोल्जर जो है वो किस सेंस में वहां पे गए हुए थे, थोड़ा गाइड कीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस जो है ना, इसके चार्टर में एक चीज ये भी शामिल है कि लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब वो प्रोटेक्शन कैसे होगी? डेफिनेटली पहले तो उस कंट्री को कहा जाता है कि भाई अपने लोगों के हकूक जो है उनको प्रोटेक्ट करें। अगर ना हो सके, सादा लफ्जों में जहाँ पर सिविल वार चल रही होती है ना जिन कंट्रीज में, वहां पर फिर पीस कीपिंग मिशन चलते हैं। ये जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं, इनका मकसद होता है कि सिविलियंस को वहां पर प्रोटेक्ट करें। वहां तक अगर ह्यूमैनिटेरियन एड है वो भी इनके थ्रू पहुंचाई जाती है, उनको सेफ प्लेसेस पे मुंतकिल करना वगैरह। तो पाकिस्तान समेत जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है स्पेशली, वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। उसका फायदा उन सोल्जर्स को होता है, उनको जो पे मिलती है देन वो यूनाइटेड नेशंस देते हैं, प्लस वो जो उनकी नेशनल मतलब उनकी नेशनल जो भी उनकी अगर फोर्स से हैं या पुलिस से हैं, तो वो जो उनको सैलरी मिल रही होती है वो तो मिल ही रही होती है। प्लस ये है कि यूनाइटेड नेशंस की एम्प्लॉयज समझे जाते हैं, वो 1 या 2 साल के लिए जाते हैं, पर वो जो वापस आते हैं वो अच्छा पैसा कमा के वापस आते हैं। सर ये पीस कीपिंग मिशन जो है ये कभी पाकिस्तान में भी आया है किसी स्टेट नहीं में? नहीं, पाकिस्तान में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, अफ्रीकन कंट्रीज में जरूरत है ये था। ठीक है। तुर्कमानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने हैं सरदार बर्दी मोहम्मदोव। तो मोहम्मदोव वो लोकल लैंग्वेज मोहम्मद तो मोहम्मदोव लिखते हैं। तो सरदार बर्दी मोहम्मदोव जो हैं, ये तुर्कमानिस्तान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे 2022 में। और वहां पर जो प्रेसिडेंशियल टर्म है वो 7 ईयर्स। उनसे पहले इनके वालिद साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट थे, अब ये प्रेसिडेंट बने हैं। बच्चों, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब डाला था? 2018 में डाला था। ग्रे लिस्ट से कब निकाला है? 28 अक्टूबर 2022 को निकाला। ये डेट आपने याद रखनी है, मतलब इसमें आपको एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत पड़ेगी। वो आपसे साल नहीं पूछेगा बल्कि आपसे डेट पूछेगा। दैट इज 28 अक्टूबर 2022। FATF स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान को कितने पॉइंट्स पर अमल दरामद करने के लिए कहा गया था, जिनको एजेंडा पॉइंट्स कहा जाता है? तो पाकिस्तान को 34 एजेंडा पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए थे। और ये पूछा जाता है कि FATF की कितनी लिस्टें हैं।
FATF की दो ही लिस्टें हैं, एक ब्लैक लिस्ट होती है और एक जो है वो ये ग्रे लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट में आई थिंक सिर्फ 3 या 4 कंट्रीज हैं, जिसमें ईरान शामिल है, नॉर्थ कोरिया शामिल है, और शायद सीरिया भी शामिल है। लाहौर को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया था। वहाँ पर IT के ऊपर बहुत सारा काम किया जा रहा है, लाइक अल्फा ग्रीन टावर एक तो है, एक और अल्फा ग्रीन टावर जो है उसको बिल्ड किया जा रहा है। तो बहरहाल लाहौर को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का पहला प्रोविंस है जिसने ई टेंडरिंग इंट्रोड्यूस करवाई। हुकूमत ने जब कोई काम करवाना होता है तो उसके लिए वो टेंडर इशू करती है। अब ये ई टेंडरिंग क्या है? वो जो बोली लगती है सिंपली कि ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए कौन कितने पैसों में इसको तैयार करके दे सकता है, तो जो डेफिनेटली जो सबसे कम बिड देगा और जो क्वालिटी बेहतर देगा उसी से उसको वो काम करवाया जाएगा, तो इसको कहा जाता है टेंडरिंग। तो बलूचिस्तान वो पहला पाकिस्तान का प्रोविंस है जिसने ई टेंडरिंग इंट्रोड्यूस करवाई है। शौकत मिर्जियोयफ ये पाकिस्तान आए थे और ये एग्जाम में भी आते रहे। कोई भी हेड ऑफ द स्टेट अगर पाकिस्तान को विजिट करेगा तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सदर या वजीर आजम कहीं का विजिट करेंगे तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो शौकत मिर्जियोयफ, वैसे तो ये शौकत मिर्जा बनेंगे अगर हम उनको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, लेकिन उनकी लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है शौकत मिर्जियोयफ। ये उज्बेकिस्तान से है। ई टेंडरिंग, बेसिकली टेंडरिंग क्या होती है? टेंडर होता है हुकूमत जब किसी भी काम को करवाना चाहती है। अब सपोज हमारे कॉलेज में अगर चेयर्स चाहिए, 200 चेयर्स हमें चाहिए। अब ये नहीं है कि कोई भी शख्स जाएगा जाके परचेज कर लेगा, तो उसके लिए पहले अखबार में ऐड दिया जाएगा कि इतनी चेयर्स जो है वो रिक्वायर्ड है। वो लोग जो कि प्रोवाइड करने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं वो अपनी नॉमिनेशन जमा करवा दें। तो वो लोग बता देंगे जी, सपोज 4 लोगों ने कहा जी हम ये चेयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उनसे पूछा जाएगा कितनी कॉस्ट में आप ये देंगे, तो जो सबसे कम कॉस्ट में चीज प्रोवाइड करेगा उसी को फिर वो टारगेट दे दिया जाएगा। सादा लफ्जों में जो सरकारी ठेका दिया जाना होता है उसको कहा जाता है टेंडरिंग। पहले ये कि ये फिजिकल होती थी और इसमें बहुत ज्यादा घपले होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने ये किया कि ई टेंडरिंग का सिस्टम लिया है, ताकि वो जो बोली लगती है वो शफाफ हो, वो ऑनलाइन हो गई, थ्रू कंप्यूटराइज सिस्टम हो गई। तो उसको मैनेज करना जो है ना, उसमें वो जो क्लैरिकल कमीशन होते हैं ना वो नहीं लिए जाएंगे। बलूचिस्तान के अंदर पहला फीमेल पुलिस स्टेशन 2022 में स्टैब्लिश किया गया, जबकि ओवरऑल पाकिस्तान में जो पहला पुलिस स्टेशन है फीमेल्स के लिए वो 1994 में इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश किया गया। ये एग्जाम में आता रहता है 1994 वाला, और ये बलूचिस्तान वाला भी एक करंट अफेयर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाकिस्तान ने कोविड वैक्सीनेशन में 100 मिलियन का टारगेट कब अचीव किया था? तो पाकिस्तान ने ये टारगेट 6 मार्च 2022 में अचीव किया था। 100 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट पाकिस्तान ने 6 मार्च 2022 में कंप्लीट किया था। जबकि 23 मार्च 2022 ये वो दिन था कि जब कोई कोविड केस रजिस्टर नहीं हुआ था, और ये 2 साल बाद ऐसा दिन आया था कि पाकिस्तान में कोई भी नया कोविड केस रजिस्टर नहीं हुआ। वैसे कोविड 19 पाकिस्तान में कब डिटेक्ट हुआ था? ये ओवरऑल तो 31 दिसंबर 2019 में इसको एक पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था, और फिर 1 मार्च 2020 में पाकिस्तान में पहला कोविड का केस डिटेक्ट हुआ था, और 20 मार्च 2020 को सिंध में पहली कोरोना वायरस की जो डेथ है वो डिटेक्ट हुई थी। अच्छा बच्चों, पाकिस्तान ने J-10C ये 6 एयरप्लेन जो हैं पाकिस्तान ने इसको एयरफोर्स के हैंड ओवर किया था।
और ये कहा गया था कि बेसिकली इंडिया ने जो फ्रांस से राफेल परचेज किए थे, ये भी एग्जाम में आता है कि इंडिया ने राफेल जो है वो कहाँ से परचेज किए थे, तो ये उन्होंने परचेज किए थे फ्रांस से। और ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफोर्स के लिए किया गया। इससे पहले 1982 में पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 परचेज किए थे। तो F-16 के बाद कहा जाता है कि ये बड़ी एंट्री है जो कि एयरफोर्स में की है पाकिस्तान ने, दैट वाज टू एड J-10C प्लेन्स। तो हमने यहाँ पे याद रखना है कि J-10C प्लेन्स जो पाकिस्तान ने ऐड किए हैं। राफेल इंडिया ने कहाँ से परचेज किए थे, और पाकिस्तान ने F-16 अमेरिका से कब लिए। इंडिया का एक मिशन जो है वो अचानक, मतलब उनकी कोई टेक्निकल फॉल्ट थी, और ये मियां चन्नू के करीब आके गिरा था 9 मार्च 2022 को। खैर ये करंट अफेयर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंगलाज नानी टेम्पल, ये एग्जाम में आया हुआ है। इसकी लोकेशन पूछी गई है बस, तो आपने इसकी लोकेशन याद रखनी है। ये लसबेला में है। लसबेला कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान का इलाका है। और ये कहा जाता है कि हिंदुओं का ये सबसे बड़ा टेम्पल है शायद पाकिस्तान में। और बच्चों, पाकिस्तान की अगर माइनॉरिटीज की बात करें तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी पाकिस्तान में हिंदू है, और फिर नंबर थर्ड पे आते हैं क्रिश्चियंस। पंजाब ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो कि 1961 में अयूब खान की हुकूमत ने दिया था, जिसके तहत ये शादी ब्याह के मामला डील किए जाते हैं, डाइवोर्स वगैरह, शादी ब्याह के मामला हैं, खुला, एक्सेट्रा। तो पाकिस्तान पंजाब ने इसको अमेंड किया, और इसमें ये इसमें ये लिख दिया, एक ओथ जो है वो इसमें शामिल किया गया कि वो जो दुल्हा या दुल्हन है, अगर वो अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर उन्हें एंड द फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड पर भी अपना हलफ देना है कि वो खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। तो ये पंजाब ने इसको अमेंड किया है 2022 में। फिर ये ट्रांसप्लांट जो है, पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ फैमिली में ही आपको अगर डोनर मिलेगा तो आप किसी भी चीज को ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। लेकिन पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी जो है, जिसको पी होटा कहते हैं, तो पी होटा ने अब ये अलाउ कर दिया है कि ये स्वैप किया जा सकता है। मतलब आउट ऑफ फैमिली जो है, अगर आपको कोई डोनर मिल जाता है तो आप उससे भी वो ऑर्गन जो है उसको परचेज कर सकते हैं। ये पहले इसको बैन करने की जो रीजन थी, दैट वाज कि फिर उससे ये भी होता है कि लोगों को किडनैप करके या जबरदस्ती उनसे, बेसिकली जो ह्यूमन ऑर्गन की डोनेशन है ना, ये विलिंगली होनी चाहिए। तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो सैंक्शन थी लगाई गई थी, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उससे आपको डोनर्स मिलते नहीं है। और पाकिस्तान में आपको पता है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गुर्बत के हाथों मजबूर होकर जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए, डोनर बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो शायद इसलिए फिर इसको अलाउ किया गया। 8 मार्च को वुमेन डे मनाया जाता है। तो 2022 में 8 मार्च को कहा गया था द ईयर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। इस साल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि गवर्नमेंट जॉब्स में फीमेल्स को, उनकी जो प्रेजेंस है उसको भी इन्हेंस किया जाएगा, प्लस ये कि उनको एम्पावर किया जाएगा, और वो जो हरासमेंट है वर्क प्लेसेस की, उससे उनको बचाया जाएगा। तो बस आपने याद ये रखना है कि, तो एक तो ये कि 8 मार्च इम्पॉर्टेंट है कि ये वुमेन डे होता है, और फिर दूसरी इसकी जो मेजर इंपॉर्टेंस है, दैट इज कि इसको द ईयर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज डिक्लेयर किया गया था 2022 में। बच्चों, पोलियो की वैक्सीनेशन जो है ना, ये पूरी दुनिया में चलती है।
इसका जो फाइनेंसर है वो बिल गेट्स है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का हेड है। पाकिस्तान की तरह बाकी दुनिया में भी चल रही है ये। अब बहुत कम कंट्रीज ऐसे रह गए हैं कि जहां पर अभी भी पोलियो के केसेस एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज बहुत सारे, बल्कि मैक्सिमम कंट्रीज ने पोलियो से जान छुड़ा ली है। पाकिस्तान के अंदर पोलियो की वैक्सीनेशन कब शुरू हुई थी? ये 1994 में स्टार्ट हुई, जबकि इसराइल में ये 1957 में हो गई थी, हमसे तकरीबन कोई 37 ईयर्स पहले। तो 1988 में इसराइल में आखिरी पोलियो का केस डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। अब 2022 में दोबारा से इसराइल में पोलियो केस डिटेक्ट, 2022 में इसराइल में पोलियो केस डिटेक्ट हुआ। तो पाकिस्तान में पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम यानी कि इसकी जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है, ये 1994 में स्टार्ट। G20, ये दुनिया की 20 जो बड़ी इकोनॉमीज है ना, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। और अब ये 20 नहीं है, अब ये 21 है, लेकिन इसका नाम G20 है। 21वां जो मेंबर इसका बना है दैट इज अफ्रीकन यूनियन। इसमें 19 कंट्रीज हैं और दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है यूरोपीय यूनियन और दूसरी है अफ्रीकन यूनियन। बस आपने इनके समिट्स को याद रखना होता है। 2022 का जो इसका समिट था वो बाली में हुआ था। बाली इंडोनेशिया का एक फेमस सिटी है। 2023 का समिट जो है वो दिल्ली में हुआ था। और अब जो 2024 का समिट होना है ये रियो डी जेनेरो में होगा, जो कि ब्राजील का फेमस सिटी है। तो जो एक करेंसी है बिटकॉइन के नाम से, इसको सबसे पहले एल सल्वाडोर ने एक्सेप्ट किया था 2021 में, और ये बहुत बार उसके बाद एग्जाम में आया। फिर 2022 में इसको एक और कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नाम से एक कंट्री है, तो उसने, तो ये भी एग्जाम में आता है। अब तक बिटकॉइन को दो ही कंट्रीज ने लीगल स्टेटस दिया है। सबसे पहले एल सल्वाडोर ने दिया था और उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इलॉन मस्क ने ट्विटर को परचेज कर लिया था 2022 में। 2022 में इसने परचेज किया था इसे, और फिर इसने बाद में इसका नाम चेंज करके स्पेस एक्स रख दिया था। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1949 में बनाई गई थी। जब रशिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो उसके लिए फिर यूरोप ने प्लान किया कि वो अमेरिका के साथ मिलकर कलेक्टिव डिफेंस का एक मैकेनिज्म स्टैब्लिश करेगा। तो बेसिकली अमेरिका की ये गारंटी थी यूरोपियन कंट्रीज को कि आपके ऊपर एटॉमिक हमला अगर होगा तो अमेरिका अपने एटॉमिक एटॉमिक बम जो है उनको यूज करेगा। तो ये 1949 में हुआ था। और इसका हेड ऑफिस जो है वो ब्रसल्स में है। बेसिकली इसके जो मेंबर्स हैं ना उनकी तादाद में इजाफा हो, करंटली इसके मेंबर्स की तादाद 2024 में इसके मेंबर्स की तादाद 32 हो गई है। फिनलैंड ने 2023 में ज्वाइन किया था और स्वीडन ने 2024 में ज्वाइन किया। 2022 को हम इसलिए देख रहे हैं कि 2022 में इनकी ज्वाइन करने की जो मूवमेंट थी वो चली थी। इन लोगों ने, इन कंट्रीज ने एक्सेशन के लिए अप्लाई किया था। पूछा जाता है कि इसका मुस्लिम कंट्री कौन सा है नाटो का। नाटो में मुस्लिम कंट्री तुर्की है, जिसने 1952 में इसे ज्वाइन किया था। और दूसरा मुस्लिम कंट्री बोस्निया एंड हर्जगोविनिया, उसने भी अप्लाई किया हुआ है, उसकी मेंबरशिप अभी नहीं मिली उसको। फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, जिसको इमैनुअल मैक्रोन ने विन किया। और ये फेमस पर्सनैलिटी एग्जाम्स के हवाले से ये एग्जाम में आता रहता है कि फ्रांस का प्रेसिडेंट कौन है, तो वो इमैनुअल मैक्रोन है। ये पहली बार 2017 में प्रेसिडेंट बना था,
फिर 2022 में ये दोबारा इलेक्ट हुआ। बच्चों, वो जो पर्सनैलिटीज दूसरी तीसरी बार इलेक्ट हो रही होती है ना, उनके बारे में अक्सर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ये कब से प्रेसिडेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर है। तो इमैनुअल मैक्रोन 2017 में पहली बार बना था, फिर 2022 में बना, 5 साल का टेन्योर होता है, तो 2027 तक तो इसने प्रेसिडेंट रहना है। तो एग्जाम में ये भी पॉसिबल क्वेश्चन है कि ये कब से फ्रांस का प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब शुरू हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2022 में वुमेन्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हुआ, और ये 12th एडिशन था फीमेल क्रिकेट वर्ल्ड कप का। तो भाई, इन 12 में से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 7 बार वर्ल्ड कप को विन किया, 7 बार। और इंग्लैंड ने 4 बार विन किया, तो 7 और 4 11। और 12वां जो है वो न्यूजीलैंड ने विन किया था। वुमन के हवाले से क्रिकेट का कोई भी रिकॉर्ड हो ना, तो आप आंखें बंद करके ऑस्ट्रेलिया को चूज कर सकते हैं। तो मोस्टली रिकॉर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो कैप्टन है शिवाद अलेजा हेली, और ये बड़ी फेमस क्रिकेटर है। इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। 2022 का वर्ल्ड कप भी इन्हीं की क्यादत में ऑस्ट्रेलिया ने विन किया था। ये आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सर पे टोपी रखी हुई है, इनको कहते थे लिटिल करीम। बेसिकली इनका नाम मोहम्मद करीम है, और इनको लिटिल करीम कहा जाता था क्योंकि इनकी हाइट जो है वो छोटी है। और ये कोप इमा है पाकिस्तान के। एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन मोस्टली यही होता है कि लिटिल करीम क्या है। वो एक पेंटर हैं, वो एक म्यूजिशियन है, तो बस आपने याद रखना है ये माउंटेन क्लाइंबर है। बल्कि थे, 4 अप्रैल 2022 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने स्पेनिश कुछ टूरिस्ट थे उनको लीड किया था। तो फिर उन स्पेनिश लोगों ने इनके ऊपर एक किताब लिखी थी, जिस किताब का टाइटल था लिटिल करीम। 2000 में ये किताब लिखी गई थी इनके ऊपर, और फिर इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई थी उन्होंने। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि में कौन सी पाकिस्तान की सिंगर है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला। तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये अरोज आफताब को दिया गया था। इससे पहले नुसरत फतेह अली खान जो है वो इसके लिए नॉमिनेट तो हुए थे 1996 में, लेकिन वो इसको विन नहीं कर सके थे। तो ओनली पाकिस्तानी सिंगर टू विन ग्रैमी अवार्ड, शी इज अरोज आफ्ताब। और इनका जो गाना जिसकी वजह से इनको दिया गया दैट वाज मोहब्बत। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, 2022 में नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई थी इमरान खान के खिलाफ। और वो जो 5 साल का टेन्योर है वो कोई भी पूरा नहीं कर सका। ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के फिगर्स हम आगे चल के पढ़ते हैं। बिल्किस एदी, शी वाज द वाइफ ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी जो है ये 8 जुलाई 2016 को इनकी डेथ हुई थी। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज को ये लोग चला रहे थे। और उनकी जो वाइफ है बिल्किस ईदी, इनकी डेथ 15 अप्रैल 2022 को हुई थी। बिल्किस ईदी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड भी मिला हुआ। अच्छा बच्चों, फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, और वो ऑर्डर ये कहता है कि 31 दिसंबर 2027 तक पाकिस्तान से इंटरेस्ट का खात्मा कर दिया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान इंटरेस्ट फ्री कंट्री बन जाएगा 31 दिसंबर 2027। तो ये डेडलाइन आपने याद रखी है बस। आल्दो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक ये डेट नहीं आती तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए कि क्या डेडलाइन जो है वो दी गई है
कि पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम को इंटरेस्ट फ्री किया जाए, तो ये 31 दिसंबर 2027 है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये डेट पे चलती है। तो जब गवर्नमेंट पैसा डेट पे उठा रही हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो बैंक जो है फिर बैंक या गवर्नमेंट वो लोगों को इंटरेस्ट फ्री पैसा प्रोवाइड करें। अगर खुद उन्होंने आगे इंटरेस्ट पे करना है तो डेफिनेटली लोगों से चार्ज भी तो करना है। ये तब पॉसिबल होगा जब पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको बाहर से कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। तब आप ये काम कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले इनके नाना जो है जुल्फिकार अली भुट्टो, वो भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर सर्व कर चुके हैं। शाहीन थ्री, ये भी एग्जाम में आता रहता है भाई। इसकी जो रेंज है वो 2750 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है आज भी। 2022 में इसको इसका तजर्बा किया गया था शाहीन थ्री का। अब 2024 में भी ये लॉन्गेस्ट रेंज वाला मिसाइल है पाकिस्तान का। तो ये सामने मैप में आपको ये जो ग्रीन शेडेड एरिया नजर आ रहा है, इस इस मिसाइल के साथ इस रीजन तक मार किया जा सकता है। बच्चों एक एग्रीमेंट है I2U2 के नाम से। ये 2022 में हुआ। I2 यानी कि दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनके नाम आई से बनते हैं। एक है इंडिया और दूसरा है इसराइल। और दो कंट्रीज हैं जिनके नाम यू से बनते हैं, US एंड UAE। तो ये चार कंट्रीज का अलायंस है, 2022 में बना। I2, इंडिया एंड इसराइल। U2, USA एंड UAE। तो बस आपने याद रखना है ये चार कंट्रीज का अलायंस है। फूड सिक्योरिटी और जो है इसके अलावा ट्रेड, कॉमर्स वगैरह, ये इसके मेन एरियाज। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। और 2021 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो कॉन्फ्रेंस थी उसको होस्ट किया था। अच्छा बच्चों, बर्तानिया में एक स्कैंडल आया, दैट वाज द पार्टी गेट स्कैंडल। इस पार्टी गेट स्कैंडल की वजह से बर्तानिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था बोरिस जॉनसन, उनको रिजाइन करना पड़ा था। पार्टी गेट स्कैंडल, मतलब हम पाकिस्तान में जब इस चीज को पढ़ते हैं तो हमें बड़ी हैरत होती है कि उन लोगों के एथिक्स किस लेवल तक के, और वहाँ की जो पीपल है वो कितनी ज्यादा उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस है। बर्तानिया का जो प्राइम मिनिस्टर था बोरिस जॉनसन, इसने कोविड के दिनों में, जब बाकी पूरे बर्तानिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी, पाबंदियां थी, तो इसने अपनी पार्टी के कुछ इजलास बुलाए थे और वो इजलासों में खुद भी इसने पार्टिसिपेट किया। जब ये बात मीडिया में लीक हुई तो लोगों ने फिर इसके खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिए। अल्टीमेटली इसको रिजाइन करना पड़ा। मतलब ये कि रूल ऑफ लॉ, जो कि बर्तानिया की डेमोक्रेसी का हुस्न माना जाता है, उसमें वो लॉ सब पे अप्लाई होता है। अगर वो ये काम शहरी पे अप्लाई हो रहा था तो फिर इसने कैसे पार्टी के इजलास बुलाए। अल्टीमेटली बोरिस जॉनसन हैड टू रिजाइन, और फिर ही वाज रिप्लेस्ड बाय लिज ट्रुस। लिज ट्रुस जो है ये जस्ट 7 हफ्ते, मतलब लेस देन 2 मंथ्स ये सर्व कर सकी, उसके बाद इनको भी रिजाइन करना पड़ा। और फिर शी वाज रिप्लेस्ड बाय ऋषि सुनाक। इस वक्त भी बर्तानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऋषि सुनाक हैं। तो लिज ट्रुस जो है ये शॉर्टेस्ट टर्म के लिए बर्तानिया की प्राइम मिनिस्टर बनी। जबकि एक और फीमेल है मार्गरेट थेचर। मॉडर्न ब्रिटिश हिस्ट्री में शी वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। वैसे इस ओवरऑल देखा जाए तो अदर नेम्स भी ऐसे हैं जिन्होंने मार्गरेट थैचर से ज्यादा अरसा सर्व किया। टर्की ने अपना नाम चेंज किया 2 जून 2022 को। काइंडली, ये माइक किसका ऑन है भाई?
टर्की ने अपना नाम चेंज किया 2 जून 2022 को। इसका जो पुराना नाम है दैट वाज टर्की, और अब इसका नाम जो है वो चेंज होके टर्कीये हो गया। टर्की। सिद्धू मूसेवाला, ये एक इंडियन फेमस सिंगर थे जिनको 29 मई 2022 को कत्ल किया गया। बच्चों, जमीन के ऊपर जो सबसे बड़ा पौधा डिस्कवर हुआ वो सी ग्रास मेडो के नाम से है, और ये ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर हुआ। और ये बड़ी हैरत की बात है क्योंकि ये 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ पौधा है। मतलब ये एक सिंगल पौधा है जो कि 200 मुरब्बा किलोमीटर पे फैला हुआ है। यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसको यूरोपियन पार्लियामेंट कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि वो जो कंबस्शन इंजन वाली गाड़ियां हैं उनको 2035 तक, 2035 तक उनको फेज आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये डेडलाइन जो है ये एग्जाम में आती है। जापान के बारे में आता है कि जापान ने क्या टारगेट फिक्स किया, तो जापान ने भी 2035 का टारगेट फिक्स किया हुआ है। कनाडा सेम, उसने भी कहा है कि वो भी यही करेंगे। और यूरोपीय यूनियन जो है उन्होंने भी 2035 का टारगेट रखा है। जबकि चाइना ने कार्बन फ्री चाइना की बात की थी, और वो जो टारगेट था उनका अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन वो भी एग्जाम में आता है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस आप गूगल कीजिएगा कि चाइना ने कार्बन फ्री चाइना की बात की थी, और उसका टारगेट क्या था, 2028 था, 30 था या 40 था, पर उसको गूगल कर लीजिएगा, वो भी एग्जाम में। 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो होस्ट किया था कतर ने, और उसको विन किया था अर्जेंटीना ने। अब 2026 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है ये 3 कंट्रीज में होगा, यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। और मैक्सिको तीसरी बार होस्ट करेगा। अब तक जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहे थे उनमें नंबर ऑफ टीम्स जो है 32 होती थी। 2026 का वर्ल्ड कप वो पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। इंग्लैंड ने नेदरलैंड के खिलाफ 498 रन स्कोर किए, जो कि वनडे इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल वो मैच होता है जिसमें 50 ओवर्स की गेम होती है हर टीम के लिए। ये इसका हाईएस्ट स्कोर है, 498। जबकि पाकिस्तान का जो हाईएस्ट स्कोर है ओडीआईज में वो 399 है। मतलब पाकिस्तान ने कभी भी 400 को क्रॉस नहीं किया। यूरोपीय यूनियन, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? सेम, ब्रसल्स, जहाँ पर नेटो का हेड ऑफिस है। इसके मेंबर्स की तादाद कितनी है? 37 है। और ये कब बनाया गया था? ये 1993 में बनाया गया था थ्रू द ट्रीटी ऑफ maastricht। अब और कंट्रीज भी इसमें शामिल होना चाह रहे हैं, जिसमें यूक्रेन और मोल्डोवा, जबकि तुर्की भी बहुत अरसे से ट्राई कर रहा है टू बी पार्ट ऑफ द यूरोपीय यूनियन। पहले इसके मेंबर्स की तादाद 28 थी, बल्कि पहले 27 थी। क्रोशिया ने ज्वाइन किया तो 28 हो गई, और फिर बरतानिया ने विड्रॉ कर लिया, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक्सिट। तो फिर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 27 हो गए। अब मजीद कंट्रीज जो है वो इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। जियो मार्गरेटा मैग्निफिशिया, ये सबसे बड़ा बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ था 2022 में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान,
इनके खिलाफ नो ट्रस्ट मूवमेंट आई थी। ये मोशन जो थी इनके खिलाफ, ये 8 मार्च 2022 को इनिशिएट की गई थी। फिर डिप्टी स्पीकर ऑफ द असेंबली कासिम सूरी ने 3 अप्रैल 2022 को इस पर रूलिंग देकर इसको सेटिसाइड कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। और ये कहा था कि ये आइन का आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी थी कि किसी और के कहने पे पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाई गई। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस रूलिंग को सेटिसाइड कर दिया। और फिर 7 अप्रैल 2022 को 7 अप्रैल 2022 ये मूवमेंट जो है इसको फिर प्रोसीड किया गया और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया गया। और पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि नो ट्रस्ट की मूवमेंट किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कामयाब हुई। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल 2022। 3 अप्रैल को जब डिप्टी स्पीकर ने सेटिसाइड कर दिया, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को लिखा कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि असेंबली को डिसॉल्व करना ये किसकी अथॉरिटी है। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और फिर ये भी एग्जाम में आता है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से समरी रिसीव होने के बाद कितने आवर्स के अंदर प्रेसिडेंट जो है उसके ऊपर बाइंडिंग है कि वो असेंबली को डिसॉल्व करेगा। तो दैट इज 48 आवर्स। विद इन 48 आवर्स द प्रेसिडेंट हैज टू डिसॉल्व द असेंबली। अदरवाइज जैसे ही 48 आवर्स कंप्लीट होंगे, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द असेंबली इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व।